हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग ईरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें 8 तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और टैक्टिक्स क्वेश्चन को बनाने का टैक्टिक्स दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पे पूछा जाए तो उसको कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको शुरू के कुछ टैक्टिक्स आते भी हैं तो भी आप इस वीडियो को बढ़ा के वे सभी 8 टैक्टिक्स देख सकते हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई एक टॉपिक का ट्रिक एंड टिप्स आपको नहीं आ रहा हो, एक तरह का क्वेश्चन आपसे लगातार नहीं बन रहा हो। ठीक है, 95% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कूलम्ब्स लॉ पे वे क्वेश्चन इन्हीं 8 तरह के होते हैं। तरह के क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन जो मान लीजिए कि बना के किसी बुक्स में आपको मिल जाता है या एग्जामिनेशन में मिल जाता है, यदि ये 8 तरह के क्वेश्चन आप बनाना जानते हैं तो आप उन 5% क्वेश्चन को भी टैकल कर लीजिएगा। देखिए कैसे, इसमें जो मैं सबसे फर्स्ट डिस्कशन करने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे x ग्राम ऑफ वाटर हो गया या x ग्राम ऑफ कोई भी सोडियम हो गया, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग करके रख दिए गए हों और वे दोनों एक दूसरे पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर के सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे प्रोटॉन्स को अलग अलग करके एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया गया है और पूछा जा रहा है कि वे दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे। सबसे पहली बात, 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कैलकुलेट करते हैं उन पे चार्ज कितना होगा। ओके, और फिर जब कोई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे उसको रख के उस पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे एससी ब्रह्मा में दिया भी हुआ है, आप जब उसको बनाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, शायद उसमें 10 ग्राम ऑफ वाटर लिया है। ठीक है, मैं 18 ग्राम लेता हूँ थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो मॉलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, 18, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर है बाई 18, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 1 मोल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की यदि बात करें तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा और यह आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 6 ही लिखते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। वैसे होता है कितना है, 6.023 कुछ बुक्स यूज करते हैं, 6.022 कुछ बुक्स यूज करते हैं। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। वाटर के एक मॉलिक्यूल में H2O यदि आप बात कर रहे हैं तो दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। इस तरीके से मिलके ये एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि यदि ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स में होगा वो 10 होगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना होगा, 10। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल चुका है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 10 मीन्स 6 इंटू 10 टू दी पावर 24। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होगा ना। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए हैं तो इन पे चार्ज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये कैलकुलेट किया जा सकता है। Q इक्वल टू क्या होता है, एनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ठीक है, तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये कितने के बराबर आएगा, 9.6 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये 9.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 के बराबर आएगा। ठीक है, अब चार्ज जब आ गया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर जो कूलम्बिक फोर्स जो लगेगा, तो कूलम्बिक फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, जब भी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो जनरली आप चार्ज को कूलम्ब्स में लिख के बनाइएगा और डिस्टेंस को मीटर में लिख के बनाइएगा, तब जाके बहुत आसानी से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि नहीं क्वेश्चन डाइन में ही दिया हुआ है। ओके, फोर्स डाइन में ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, चार्ज ESU में ही दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप कितने के बराबर यूज कीजिएगा, 1 डाइन
सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर के बराबर यूज कीजिएगा, और ये यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो कूलम्ब्स लॉ पे पूछा जाता है उस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर का यूज करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। सपोज डैट एक ट्राइंगल के कॉर्नर पे चार्ज को रखा गया है, ठीक है। ये Q है, ये Q है और ये Q है। किसी कॉर्नर पर मान लेते हैं, इस कॉर्नर पर जो चार्ज है रखा हुआ है इस पर कैलकुलेट करना है फोर्स आपको, ठीक है। इस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, यहाँ पे आपको वेक्टर का यूज करना होगा। वेक्टर का एडिशन रूल जो है उसको यूज करना होगा। देखिएगा यहाँ पे पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि दो फोर्स F1 और F2 यदि थीटा एंगल पे लग रहे हों, ठीक है, तो जो नेट फोर्स होता है वो कितने के बराबर हो जाता है? F नेट का वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये हो जाता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। इस तरीके से आप नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ होता है। यदि मान लीजिए ऐसा हो जाता है F1 और F2 बराबर हो जाता है, F1 और F2 F के बराबर है, तो ये कितने के बराबर आ जाता है? इफ़ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, ठीक है। तो F नेट का वैल्यू कितने के बराबर लिखिएगा आप? 2F cos थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा? 2F cos थीटा बाई 2। ये एक्चुअली इसके एंगल बाई सेक्टर से पास करेगा F नेट जो होगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। उस केस में जब बराबर होगा तो ये एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, और F नेट का वैल्यू 2F cos थीटा बाई 2 आप लिख सकते हैं। ये तरीका है नेट फोर्स कैलकुलेट करने का। यदि मान लीजिए कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब F दोनों चार्ज पर जो लगने वाला दोनों फोर्स जो है बराबर नहीं दिया हुआ है, नहीं आ रहा है, तो उस केस में फिर आप क्या यूज कीजिएगा? 2F cos थीटा बाई 2 यूज कीजिएगा, ओके। एक और पॉइंट है, मान लीजिए कि ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है तो क्या होगा? ये तो केस 1 एक केस की बात हो गया, स्पेशल केस हो गया। एक केस 2 की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है कि दोनों फोर्स बराबर नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है। इफ बोथ फोर्सेज एक्टेड ऑन एट दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड नेट फोर्स, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स देन दैट इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये केस 2 की बात हो गई है ना। वेन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो F नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर लिख के कैलकुलेट कर लेंगे। ये तरीका है, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है? 3 चार्ज प्लेस्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे, और आपको इस चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस मान लेते हैं A है, ठीक है, और ये चार्ज इस पर तो बराबर ही फोर्स लगाएगा ना। इस केस में ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितने के बराबर होगा? 60 डिग्री एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो F नेट फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यदि इस नेट फोर्स की बात कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 2F cos 30 डिग्री के बराबर आएगा ना। cos थीटा बाई 2 60 डिग्री बाई 2 आ जाएगा। 2F cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है? रूट 3 बाई 2 के बराबर होता है। अब यदि रूट 3 बाई 2 पुट कीजिए तो ये आ जाएगा रूट 3F के बराबर। F का वैल्यू कितने के बराबर होगा? KQ स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर A स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो F नेट का वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर आ जाएगा? रूट 3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसी में ये तो ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल पे बेस्ड, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे चार्ज प्लेस था और किसी एक कॉर्नर पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना था। इसी में मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदलता हूँ, चेंज करता हूँ, और ये आपके लिए कोई वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके इस कॉर्नर पे कैपिटल क्यू चार्ज है, इस कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो C कॉर्नर पर जो चार्ज है ना, इस पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। क्यू चार्ज C पॉइंट पर,
ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, और यदि नहीं बनता है तो आप फिर इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्यू जो है इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए दिया हुआ है, ठीक है। ये इस पे इधर एफ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इस पे एफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ही बराबर होगा, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। तो ये दोनों जब फोर्स बराबर है, एंगल 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया, फोर्स बराबर हो गया और एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एफ नेट जो आएगा यहाँ पे 2f कॉस 90 डिग्री बाई 2 आएगा, एंगल 90 डिग्री है, अब फोर्स बराबर है तो कॉस 45 डिग्री, तो ये कितने के बराबर आएगा, √2f के बराबर आएगा। अब फोर्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, √2 KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे चार्ज दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है उस पर नेट फोर्स का वैल्यू, ठीक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू मैं बराबर ही लेता हूँ अभी, ठीक है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है, इस चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, और ये जो फोर्स लगाएगा ये थोड़ा अलग फोर्स होगा, ठीक है। डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये कितने के बराबर होगा, √2a के बराबर होगा। इस पे इस क्यू पे जब यदि आप फोर्स लगाइएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बराबर है, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस एफ का वैल्यू देखिए कितने के बराबर आएगा, KQ² बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दोनों फोर्स KQ² बाई A² के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्यू जो इस क्यू पे फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का वैल्यू यदि आप कैलकुलेट कीजिए, मान लेते वो एफ डैश होगा, तो वो कितने के बराबर होगा, KQ² बाई डिस्टेंस कितना है, √2a है, तो ये 2a² के बराबर आएगा, तो ये f/2 इसको लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये f/2 के बराबर आएगा, तो ये क्या आएगा, f/2 आएगा, ठीक है। तो ये f आ गया, ये f आ गया, ये दोनों बराबर बराबर है। और ये भी देखिए ये एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा, 45 डिग्री एंगल पे ही होगा, ये इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है f/2, ठीक है। और ये f और ये f का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसके एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा, और वो कितने के बराबर आ जाएगा, √2f के बराबर। दो परपेंडिकुलर फोर्स, दो इक्वल परपेंडिकुलर फोर्स का जो समेशन आएगा, ठीक है, वो √2f के बराबर आएगा। तो नेट फोर्स जो इस पॉइंट चार्ज पर लगेगा, इसको यदि आप ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें, तो पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स लगेगा, तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, f √2f प्लस f/2, दिस इज द नेट फोर्स। f को कॉमन कर लीजिए तो √2 प्लस 1/2 के बराबर आएगा, यही ना आ जाएगा नेट फोर्स का वैल्यू, √2f प्लस f/2 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आसान है, बहुत टफ है नहीं। अब एक और पॉइंट है, f का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, f का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, KQ² बाई A² के बराबर, ये पुट कर लीजिए और नेट फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये यदि एंगल बाइसेक्टर पे ना हो तो फिर क्या करेंगे, ऐसा भी तो पॉइंट हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज बराबर नहीं होता, तो इस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, देखिएगा समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आसान है। मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है, ठीक है। तो Q2 Q3 पर तो इधर ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। Q2 Q3 पर जो फोर्स लगाएगा इसको मैं F2 लिख देता हूँ। Q1 Q2 Q3 पर जो फोर्स लगाएगा वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा, इसको F1 लिख देता हूँ। और Q4 जो इस पर Q3 पर जो फोर्स लगाएगा इसको मैं F4 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी एंगल 45 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको वेक्टर समेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, बहुत टफ नहीं है। इस तरह इस पे बेस्ड क्वेश्चन को बनाना, सॉल्व करना बहुत आसान है। जो स्टूडेंट इनिशियली 12 में जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन जब उनको मिलता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, पॉइंट सी पर जो फोर्स लग रहा था, ये F4 इधर लग रहा था, ठीक है, F2 इधर लग रहा था,
और F1 इस तरफ लग रहा था, है ना। ये एंगल 45 डिग्री था, ये भी एंगल 45 डिग्री था। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिए, F1 का एक कंपोनेंट इधर ले लीजिए। तो F1 का ये कंपोनेंट कितना आएगा, F1 cos 45 डिग्री, ठीक है। और ये कंपोनेंट कितना आएगा, F1 sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू तो बराबर ही होता है, ठीक है। तो इधर वाला फोर्स कितना हो गया, F1/√2 प्लस F4, और इधर का फोर्स कितना आ गया, F2 प्लस F1/√2, ठीक है। ये और ये फोर्स आया, बोथ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में नेट फोर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया फिर, ठीक है। यदि दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1/√2 प्लस F4 का स्क्वायर प्लस F2 प्लस F1/√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, F1/√2 प्लस F4 का स्क्वायर प्लस F2 प्लस F1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ फोर्स कितना लग रहा था, F1/√2 प्लस F4, ठीक है। और इस तरफ फोर्स कितना लग रहा था, F2 प्लस F1/√2, एंड बोथ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों फोर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करना आसान है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना। हम लोग थर्ड टाइप के प्रॉब्लम पे चलते हैं, ये है पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम। पेंडुलम पे बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पेंडुलम, एक पेंडुलम हो गया, ये दूसरा पेंडुलम हो गया, और इस तरीके से हैंग कर रहा है। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे इसमें mg लग रहा है और इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इस तरफ इसका टेंशन है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये भी एंगल थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का जनरली 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि आप टेंशन का कंपोनेंट ले लीजिए, टी का कंपोनेंट जो इस तरफ होगा वो क्या होगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरफ का कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। टी कॉस थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, mg के बराबर आ जाएगा। और टी साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, fe के बराबर आ जाएगा। दोनों को यदि डिवाइड कर दीजिएगा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा fe/mg के बराबर आएगा ना। ये tan थीटा हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, fe/mg। tan थीटा का वैल्यू आ गया fe/mg। तो इस टर्म का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट, यदि मान लीजिए इस तरह के प्रॉब्लम को लैमीज थ्योरम से बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि 3 फोर्स लग रहे हो और पॉइंट ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो तो वहाँ पे आप लैमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लैमीज थ्योरम का एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए लैमीज थ्योरम है क्या, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है जिस पे F1, F2 और F3 फोर्स लग रहे हैं। F1 के सामने वाला एंगल अल्फा है, F2 के सामने वाला एंगल बीटा है और F3 के सामने वाला एंगल गामा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट O है ये इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे क्या होगा, F1/sin अल्फा इक्वल टू F2/sin बीटा इक्वल टू F3/sin गामा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं F1/sin अल्फा इक्वल टू F2/sin बीटा इक्वल टू F3/sin गामा। ये पॉइंट O क्या था, इक्विलिब्रियम में था। तो यहाँ पर भी ये जो पेंडुलम है ये इक्विलिब्रियम में है। देखिए यहाँ पे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा था Fe, ये एंगल थीटा था, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा, ठीक है। नीचे mg लग रहा था, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे यदि आप इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन लैमीज थ्योरम अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, mg/sin π/2 प्लस थीटा fe/sin पाई माइनस थीटा और टेंशन बाई साइन 90 डिग्री आएगा, है ना, t/sin π/2, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं mg/sin π/2 प्लस थीटा क्या आता है, cos थीटा, sin π/2 प्लस थीटा cos थीटा, तो ये आएगा mg/cos थीटा fe/sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो fe/sin थीटा और टेंशन ये बराबर आ जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को यदि इक्वेट कीजिएगा तो fe/mg का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू fe/mg आ जाएगा यहाँ से भी,
ठीक है, तो लेमिस थ्योरम के यूज करके ही बना सकते हैं। तो ये सेकेंड मेथड था हम लोगों का। ठीक है, एक और मेथड है, ठीक है, टॉर्क को बैलेंस करके, क्योंकि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में रहता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो होता है ना। तो आप नेट टॉर्क को जीरो करके भी इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए नेट टॉर्क को जीरो करके मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं। जैसे ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम में है और ये पॉइंट O है, यहाँ पे नीचे mg लग रहा है, ये एंगल थीटा है, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में, सही है। अब इस पॉइंट O के अबाउट जो नेट टॉर्क लग रहा है ये जीरो होगा क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो पॉइंट O के अबाउट जो Fe का टॉर्क होगा ये L है, तो ये L साइन थीटा हो जाएगा, L कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा L साइन थीटा। तो Fe का जो टॉर्क होगा, ठीक है, पॉइंट O के अबाउट Fe L कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो Fe L कॉस थीटा ये हो गया टॉर्क Fe का, ठीक है। और mg का टॉर्क क्या होगा, mg L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, Fe इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा और mg इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो mg L साइन थीटा एंड नेट टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टॉर्क नेट, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इक्वेट कर सकते हैं। तो Fe L cos थीटा इक्वल टू mg L साइन थीटा आ गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, Fe बाई mg के बराबर आ गया। तो पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन को आप इन तीन मेथड से बना सकते हैं। ये थर्ड मेथड था हम लोगों का, थर्ड मेथड था ये हम लोगों का, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो IIT एडवांस में भी आ चुका है और JEE मेन में भी पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में नीट में भी पूछा जाए, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन ये था कि एक पेंडुलम है जो कि एक पार्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, एक पार्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है और ये अभी एयर में है और इसको उठा के एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक फ्लूइड में रख दिया जाता है जो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। लेकिन एंगल जो है थीटा जो है वो नहीं बदलता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है, कितना होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस फ्लूइड का, उस मीडियम का, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको डेंसिटी के टर्म में बताना है, डेंसिटी के टर्म में। ये जो बॉल है इसका डेंसिटी रो दिया हुआ है, ये जो पेंडुलम का बॉब जो है इसका डेंसिटी क्या दिया हुआ है, रो। और इसको जिस मीडियम में, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इसमें डुबाया जाता है, इसका डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। रो और सिग्मा के टर्म में आपको बताना है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। देखिए एंगल नहीं बदलता है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एंगल जब नहीं बदलेगा तो इस केस में क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितने के बराबर, Fe बाई mg के बराबर। और इसका डेंसिटी रो है, वॉल्यूम भी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा Fe बाई रो Vg, ये आ जाएगा ना, ठीक है। जब इसको इस मीडियम में रख दिया जाएगा, फ्लूइड मीडियम में रख दिया जाएगा, ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो नीचे लगेगा क्या, रो Vg, और बॉइंट फोर्स ऊपर लगने लगेगा सिग्मा Vg। तो वेट का नेट फोर्स कितना लगेगा, रो Vg माइनस सिग्मा Vg। ये वेट का नेट फोर्स लगेगा, रो Vg नीचे और सिग्मा Vg ऊपर, ये वेट का नेट फोर्स लगेगा, ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जब एज्यूम किया गया है तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अब कितने के बराबर होगा, Fe बाई K के बराबर। K यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Fe बाई K के बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए tan थीटा का वैल्यू सेकेंड केस में जब इसको फ्लूइड मीडियम में रख दिया जाएगा तो Fe कितना हो जाएगा, Fe बाई K।
और mg का वैल्यू जो रो वी जी था वो अब कितना हो जाएगा, 1/ρ Vg माइनस सिग्मा Vg, ये आ जाएगा। आप इसको कॉमन कर सकते हैं, तो ये कितने के बराबर आ गया, Fe/Kvg रो माइनस सिग्मा। ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, दोनों को यदि इक्वेट कर दीजिएगा, Fe कट जाएगा, V इंटू जी कट जाएगा, और यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। कितने के बराबर आएगा देख लेते हैं। तो Fe/ρVg इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, Fe/Kvg इंटू रो माइनस सिग्मा। Vg कट गया, Fe कट गया, तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, कितने के बराबर आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ρ/ρ माइनस सिग्मा। ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है इसमें देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मास अलग अलग हो, चार्ज अलग अलग हो, तो एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, काफ़ी आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पेंडुलम है, ठीक है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। ठीक है, मास सेम है, मास क्या है दोनों का सेम है, mg बराबर लगेगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये जो पेंडुलम का स्ट्रिंग है, ये यदि एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, θ1 पे इंक्लाइंड है, और ये θ2 पे इंक्लाइंड है, तो θ1 θ2 बराबर होगा, या θ1 बड़ा होगा या θ2 बड़ा होगा, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो Q1 पे जितना Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, Q2 पे Q1 उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है Fe और mg है ना, Fe है हॉरिजेंटल और mg है वर्टिकल फोर्स। ठीक है, इस पे भी mg और Fe है, क्योंकि मास सेम था। इस केस में क्या हो जाएगा, θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा। मतलब चार्ज यदि अलग अलग भी है तो भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो स्ट्रिंग का होगा वो बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए कि चार्ज सेम हो और मास अलग अलग हो, तो क्या होगा, चार्ज क्या है सेम है, मास अलग अलग है। ठीक है, अब मास अलग अलग है, ये m1 है, ये m2 है, ये m1g होगा, यहाँ पे m2g होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों पे बराबर ही लगेगा। ठीक है, ये एंगल θ1 पे इंक्लाइंड है, ये एंगल θ2 पे इंक्लाइंड है, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये m1g है, ये m2g है, इस पे m2g लग रहा है। ठीक है, इसका मास m1 m2 है, तो इस पे m2g लग रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो हैवी होगा, मान लेते हैं कि m1 हैवी है, m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, m1 वाला हैवी है, तो ये ज़्यादा नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो θ1 इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में जो आंसर होगा θ1 लेस देन θ2। इस केस में कौन बड़ा होगा, θ2 बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था जो कि कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। हम लोग फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को डिस्कशन करना सीखते हैं। इसमें है इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन। यदि इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ और क्वेश्चन को इसी ट्रिक से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज है Q1 और Q2। ठीक है, इसमें Q1 जो है बड़ा चार्ज है, Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ये बड़ा है Q2 के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आप चार्ज को यदि प्लेस कर दीजिएगा तो इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। इस चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, ये जो पोजीशन होगा जहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। और कहा जाएगा कि ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसमें Q1 पहला फर्स्ट केस है जिसमें Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन। इसमें Q1 और Q2 जो है सेम साइन का है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। इस केस में ये यहाँ से मान लेते हैं कि R1 डिस्टेंस पे है
और Q2 से R2 डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल q को प्लेस किया जाता है और स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d, और d के टर्म में R1 और R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें क्या है कि एक n नंबर कैलकुलेट कर लीजिए जिसका वैल्यू होगा Q1/Q2। ठीक है, तो Q1 और Q2 के रेशियो से आपने कोई एक नंबर n कैलकुलेट कर लिया। जैसे मान लीजिए Q1 का वैल्यू 4 है और Q2 का वैल्यू 1 है, तो Q1/Q2 का वैल्यू 4 होगा। मान लेते हैं Q1 का वैल्यू 9 है और Q2 का वैल्यू 3 है, तो Q1/Q2 क्या होगा, 3 होगा। इस तरीके से Q1/Q2 करके n कोई n टर्म आता है जो Q1 और Q2 का रेशियो है। ठीक है, अब जो Q1 से जो डिस्टेंस होगा, Q1 चूँकि बड़ा चार्ज है तो बड़े चार्ज से स्मॉल q का जो डिस्टेंस होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो Q1 से डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये R1 होगा, R1 का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखने में अच्छा लगे इस कारण से हमने यहाँ पे R1 को एज्यूम कर लिया है, और ये R2 है, Q2 से जो डिस्टेंस है वो R2 है। अब देखिए R1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो R1 जो आएगा डेट इज इक्वल टू √n इंटू डी बाई √n+1, ये डिस्टेंस आ जाएगा R1 का। ठीक है, मतलब Q1 चार्ज से कितना डिस्टेंस आएगा, √n इंटू डी बाई √n+1। ठीक है, यही Q2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो R2 का वैल्यू आएगा d बाई √n+1। ये कम डिस्टेंस होगा, ये स्मॉल डिस्टेंस होगा जिसका कि वैल्यू आ जाएगा d बाई √n+1। तो इस तरीके से आप R1 और R2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। R1 Q1 से वो पॉइंट का डिस्टेंस था जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन था, और R2 क्या है, वो डिस्टेंस है Q2 से जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। याद रखिएगा Q1 और Q2 का जब सेम साइन है तो दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। एक और पॉइंट, ये स्मॉल q जो यहाँ पे चार्ज प्लेस किया गया है ना, इसका एक वैल्यू हो सकता है जिसके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, मतलब Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स भी 0, Q2 पे लगने वाला नेट फोर्स भी 0, और स्मॉल q पर तो नेट फोर्स 0 लग ही रहा था क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्लेस्ड था। ठीक है, तो देखिए स्मॉल q का क्या वैल्यू होगा Q1 और Q2 के टर्म में कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। याद रखिएगा, ये एक तरह का मैं मेमोराइज करने के लिए कह रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है यदि ये आपको मेमोराइज रहेगा तो। इस पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल भी अभी हम करेंगे, और ये कैसे आता है ये फॉर्मूला ये भी हम लोग सीख लेंगे। देखिएगा ये जो स्मॉल q का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू आता है -Q1 बाई √n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल q का वैल्यू क्या आ जाएगा, -Q1 बाई √n+1 का होल स्क्वायर। अब इस पर एक भी एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक 4 कूलम्ब का और एक 1 कूलम्ब का चार्ज था और कैलकुलेट करना था इक्विलिब्रियम पोजीशन का, 4 कूलम्ब चार्ज से भी और 1 कूलम्ब चार्ज से भी। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 और Q1/Q2 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4 के बराबर, जो कि n है। ठीक है, तो 4 कूलम्ब से डिस्टेंस कितना होगा R1, तो R1 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, √n इंटू डी बाई √n+1। तो √n 4 का रूट कितना आएगा 2, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, मान लेते हैं कि इसके बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर। ठीक है, तो 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया 3 बाई यहाँ पे क्या आ गया 2 + 1, तो ये कट गया 2 मीटर आ गया। कहाँ से, 4 कूलम्ब चार्ज से 2 मीटर पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ओके, 1 कूलम्ब से कैलकुलेट कर लेते हैं R2 का वैल्यू। वैसे भी पता चल रहा है ये इसके बीच में सेपरेशन 3 है, 2 R1 हो गया तो R2 का वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए D का वैल्यू कितना है 3 बाई √n √4 + 1, तो कितना आ गया ये 1 मीटर। तो देख रहे हैं इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन का वैल्यू। और भी हम लोग, अच्छा एक पॉइंट और, ये यहाँ पर स्मॉल q का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। देखिए इस q का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये इन चार्ज इन
इन दोनों चार्ज के टर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 कूलम के टर्म में लिख रहा हूँ, अभी मैंने बताया है -q1/√n+1 का होल स्क्वायर, तो q1 का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो q का वैल्यू क्या आ गया -4/√4+1 का होल स्क्वायर, मतलब -4/9 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। इफ दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट देन दिस सिस्टम इज कम्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और कि ये फार्मूला आता कैसे है, जैसे मैंने ये आपको ये फार्मूला बताया, ये फार्मूला आता कैसे है, इस पे भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए ये यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। मान लेते हैं यहाँ से Q1 से R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, इसके बीच में D डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्मॉल Q चार्ज प्लेस किया गया और स्मॉल Q चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो Q1 Q पे कितना फोर्स लगाएगा, K Q1 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर R1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। Q2 पे Q2 कितना फोर्स लगाएगा, ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। Q1 और Q2 का सेम साइन है, यदि स्मॉल q को Q1 अट्रैक्ट करेगा तो Q2 भी अट्रैक्ट करेगा, यदि स्मॉल q को Q2 रिपेल करेगा तो Q1 भी रिपेल करेगा। साइन दोनों का Q1 और Q2 का सेम है, मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पे देखिए, जो Q2 जो फोर्स लगाएगा उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, Q1/R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2/R2 स्क्वायर, ठीक है। तो Q1/Q2 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर। Q1/Q2 को हमने n कंसीडर किया था, ठीक है, तो इसको n पुट कर देते हैं, ये n आ गया। तो यहाँ से ये कितने के बराबर आ गया, R1 इक्वल टू आ गया √n इंटू R2, ओके। और अब आप जब इसको d के टर्म में लिखना चाहते हैं तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितने के बराबर था, d के बराबर। दोनों तरफ R2 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू √n R2 प्लस R2, ये d के बराबर हो गया। d R2 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे आ गया √n प्लस 1, तो R2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गया, ये R2 आ गया। तो R1 का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, √n d/√n प्लस 1, ये आ जाएगा R1 का वैल्यू, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। यदि आप स्मॉल q का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, स्मॉल q का क्या वैल्यू होगा, तो देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए, जितना Q1 पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 करते हैं, यदि Q1 को क्या करे, अट्रैक्ट करे, और Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो निश्चित तौर पे ये जो चार्ज होगा स्मॉल q, ये निगेटिव चार्ज होगा। यदि Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज है तो स्मॉल q क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। यदि Q1 और Q2 निगेटिव चार्ज है तो स्मॉल q पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि Q2 Q1 को जो रिपेल करेगा उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगा दे, स्मॉल q लगा दे, तो ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ, ओके। स्मॉल Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये कितने के बराबर आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, d का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर कितना, R1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कौन कैंसिल आउट हो रहा है, Q1 कैंसिल आउट हो रहा है, 4πε0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितने के बराबर आ गया, Q2 इंटू R1 स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू Q आ गया। निश्चित तौर पे Q निगेटिव होगा, इसलिए मैं निगेटिव साइन पुट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अब जब Q का वैल्यू निकल चुका है R1 बाई डी स्क्वायर, और R1 का वैल्यू कितने के बराबर था, देखिए वहाँ पे कैलकुलेट हुआ पड़ा है, तो -Q2 बाई n डी स्क्वायर बाई √n प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, Q का वैल्यू निकल गया -n इंटू Q2 बाई √n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n इंटू Q2 को क्या हम लोगों ने एज्यूम किया है,
Q1 बाई Q2 क्या था, n था ना, तो यहाँ पे ये कितने के बराबर आ गया, माइनस Q1 बाई √n+1 का होल स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था। तो इस पे बेस्ड, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन आप इस ट्रिक से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि दोनों चार्ज सेम साइन का नहीं होगा, अपोजिट साइन का होगा, तो क्या करेंगे। ठीक है, Q1 और Q2, अब इस केस में Q1 और Q2 अपोजिट साइन का रहेगा। देखिएगा, यदि Q1 और Q2 अपोजिट साइन का है तो क्या करना है आपको, ये Q1 है, यहाँ पे Q2 है, ठीक है, यहाँ पे Q1 लिख देता है, क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने पहले बड़ा एज्यूम किया था, ठीक है, और Q1 से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा चार्ज, ठीक है। तो निश्चित तौर पे देखिए Q1 से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा, तो अब चार्ज जो है इसके बीच में नहीं रह सकता है, क्योंकि समझिए Q1 और Q2 में कोई भी एक निगेटिव होगा, मान लेते Q1 निगेटिव होगा और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कीजिएगा, तो Q1 उसको अट्रैक्ट करेगा, Q2 उसको रिपेल करेगा, तो निश्चित तौर पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, है कि नहीं। तो अब जो पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच में नहीं होगा, कहीं और होगा। कहाँ होगा, जिधर स्मॉल चार्ज है, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही एज्यूम किया था ना कि Q1 का मैग्नीट्यूड जो है Q2 से बड़ा है, तो चार्ज कहाँ पे, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, निश्चित तौर पे Q2 के साइड होगा, ठीक है। तो Q2 से मान लेते हैं वो R2 डिस्टेंस पे है और Q1 से मान लेते हैं वो R1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो D दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि R1 का जो वैल्यू आएगा, जो कि बड़ा डिस्टेंस आएगा, R1 का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा √n इंटू D बाई √n-1। याद रखिएगा ये डिस्टेंस आएगा, और Q2 का जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा, मतलब R2 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा D बाई √n-1। इस तरीके से आप वो पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पॉइंट का पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये चार्ज का क्या वैल्यू हो जाए, स्मॉल q का क्या वैल्यू हो जाए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो ये जो चार्ज होगा, ठीक है, ये जो चार्ज होगा वो निश्चित तौर पे Q1 के साइन का होगा, ठीक है, Q1 के साइन का होगा, क्योंकि जब ये Q1 के साइन का होगा तो यदि Q2 को Q1 अट्रैक्ट करेगा तो स्मॉल q भी उसको अट्रैक्ट करेगा, तब जाके Q2 इक्विलिब्रियम में आ सकता है। इस पॉइंट को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ज होगा स्मॉल q वो किसके साइन का होना चाहिए, निश्चित तौर पे वो Q1 के साइन का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Q1 यदि Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो Q भी इसको अट्रैक्ट करे, क्योंकि यदि Q2 इसको रिपेल कर, Q2 को यदि रिपेल करता है Q, स्मॉल q चार्ज, तो Q1 तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि Q1 और Q2 क्या अपोजिट साइन का है ना, ठीक है। तो फिर ये इसी डायरेक्शन में फॉल कर जाएगा, Q1 की तरफ फॉल कर जाएगा। इस कारण से Q1 और स्मॉल q का साइन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और चार्ज का वैल्यू क्या होगा, चार्ज का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, चार्ज Q का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q1 बाई √n-1 का होल स्क्वायर। ये चार्ज का वैल्यू आएगा इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का बनेगा उसमें 4 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबों को मैं डिस्कशन करूंगा, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम, अभी तो मैंने बताया आपको कि इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम में एक और पॉइंट है, यदि चार्ज को आप थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज करते हैं तो वो SHM करने लगता है, तो SHM पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।